के लिए आपका धन्यवाद कनिका। अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। देखिए, हम जानते हैं कि इन दिनों नेपाल जल रहा है, सुलग रहा है। इसी बीच बड़ी जानकारी भी सामने आई है और एक नया वीडियो इसका जारी हुआ है। काठमांडू सिंह दरबार का नया वीडियो आया है। सिंह दरबार में भी आग लगी है, पूरी तरीके से खाक हुआ है सिंह दरबार। नेपाल के काठमांडू स्थित सिंह दरबार में प्रधानमंत्री कार्यालय समेत कई मंत्रालय ऐसे हैं जो चलाए जाते थे, लेकिन अब वो सभी जला दिए गए। ये भी समझ लीजिए कि नेपाल का सारा राजकाज यहीं से चलाया जाता था। ये देश का सबसे बड़ा प्रशासनिक भवन है। इसमें भी देखिए किस तरीके से हिंसा हुई है और हिंसा के बाद इस भवन में भी आग लगा दी गई है। और तस्वीरें आपको हम दो दिखा रहे। देखिए, हिंसा के बाद ये पहली तस्वीर सामने आई जहां पर धू धू कर ये सिंह दरबार चूल्हा आग लगा हुआ है। इसमें देखिए धधकता हुआ और आग की लपटें जो है ऊपर तक उठती हुई नजर आ रही है। प्रदर्शन इस कदर बढ़ा कि सरकारी जो देखिए प्रदर्शन इस कदर बढ़ा कि जो सरकारी संपत्तियां थी उसको भी बुरी तरीके से क्षति पहुंचाई गई है। ये जेनजी ने जो प्रदर्शन किया इसमें न सिर्फ सरकारी संपत्ति बल्कि कई ऐसे मंत्री हैं जिनको सड़क पर उतारकर पीटा गया है, उनको नुकसान पहुंचाई गई। कई ऐसे मंत्री हैं जिनके घरों में आग लगा दी गई। पूर्व प्रधानमंत्री की वाइफ जो थी उस आग में जलकर मर गई, उनकी मौत हो गई, दुखद मृत्यु हुई। लेकिन ये देखिए सिंह दरबार की एक सिंह दरबार जो पहले हुआ करता था, जहाँ पर तमाम प्रशासनिक कार्य हुआ करते थे, वहाँ पर तमाम जो प्रधानमंत्री यानी कि पीएमओ वहां पर था और कई ऐसे मंत्रालय वहां पर थे। लेकिन ये तस्वीरें हम आपको दूसरी दिखा रहे हैं जहां पर आग लगने के बाद धू धू कर ये लपटें उठती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि कह सकते हैं कि नेपाल के युवा इस वक्त न सिर्फ सरकारी संपत्ति बल्कि अपने भविष्य को भी ऐसे ही आग के हवाले कर रहे हैं। बिल्कुल, हमारे साथ जेके बंसल साहब जुड़ गए हैं और डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर उनसे बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि नेपाल के जो इस वक्त हालात हैं आखिर ये कैसे सुधरेंगे। और ये जो जेनजी लगातार मांग कर रहे हैं, इन मांगों की आगे अगर हम देखते हैं, अगर सभी इनकी मांगे पूरी कर दी जाए तो फिर आगे इनका क्या होगा। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दर्शक भी यही समझना चाहते हैं कि जेनजी जो इस वक्त मांग कर रहे हैं कि उन्हें जेनजी प्रधानमंत्री चाहिए और जो आगे के फैसले लिए जाए देश को देखते हुए और ये सारे फैसले जेनजी को देखकर लिए जाए। सर, ये कैसे संभव है, क्योंकि देश में हर एक तबके के लोग रहते हैं, सिर्फ जेनजी को देखकर ये फैसला लेना और प्रधानमंत्री के चुनाव करवाना, ये सर कितना सही है और आगे इसका क्या परिणाम होगा? गुड आफ्टरनून सुचित्रा जी। देखिए, अभी क्या है कि जो जेनजी है ये एक मॉब होती है, वो किसी के भड़काने पर चलती है और भड़काया गया है। काफी रिपोर्ट्स आ रही हैं जिसके अंदर में विदेशों का भी हाथ माना गया है और एक वो हामी जो एक एनजीओ है उनके थ्रू कुछ हुआ है। तो जब वो भीड़ है वो एक तीर की तरह से, मिसाइल की तरह से है, वो एक बार छूट जाए तो डिस्ट्रक्शन करती रहती है, उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहता। उन्हें कुछ ना आगे का पता, ना पीछे का पता, ना कुछ, बस। लेकिन ये बड़ा दुखद है, कई जगह ऐसे अब जो है गवर्नमेंट चेंज हुई है, आप बांग्लादेश का ले लीजिए या श्रीलंका का लीजिए, लेकिन कहीं भी संपत्ति को जलाया नहीं गया, कब्जा जरूर किया गया है वहां पे। चाहे पार्लियामेंट वहां पे भी किया गया था, जो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के घर को, तो यहाँ पे जो जलाया गया है और जिस तरह से ये किया है ये बहुत ही एक खतरनाक है। अभी थोड़ी सी राहत की बात यह है कि सेना ने अभी कंट्रोल कर लिया है और सेना को कंट्रोल करने में भी दिक्कत आ रही है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी सेना जो कंट्रोल करने के बाद में कुछ चेहरे सामने आ रहे हैं, जिसमें कि जो एक जो वालेन शाह है उनका नाम आ रहा है, और एक जो लैमी चैना है उनका नाम आ रहा है, और एक सुमना है और एक गुरुंग, इनके नाम आ रहे हैं। जिसमें कि जो मेयर हैं वालेन शाह, उनका नाम सबसे आगे है। तो अब एक गवर्नमेंट जो टेम्परेरी या केयर टेकिंग गवर्नमेंट बनेगी और उसके अंदर में सबसे पहले शांति स्थापित करने वाली बात है। उसके बाद वहां पर एक गवर्नमेंट बनने के बाद में चुनाव कराए जाएं। लेकिन बात यह है कि अगर वहां का जो एक इतिहास रहा है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी पावर में आई है उसने वहां पे कोई स्टेबिलिटी नहीं रखी, भ्रष्टाचार को फैलाया है बिल्कुल, और 5 अपनी साल जेबें में भरी 3 है। बार प्रधानमंत्री का बदलना यही दर्शाता है कि नेपाल में काफ़ी समय से स्टेबिलिटी नहीं थी। सर, मैं ये भी समझना चाहती हूँ कि हमने देखा है कि जब श्रीलंका में इस तरीके के दंगे हुए, हिंसा हुई, उसके बाद बांग्लादेश और अब नेपाल, 3 साल 3 लगातार भारत के पड़ोसी देश, कहीं ना कहीं इसके पीछे विदेशी ताकतों का भी हाथ है। कभी अमेरिका, कभी चाइना को हम सुनते हैं। तो क्या ये एक ऐसी साजिश हो सकती है कि नेपाल को पहले दहला दिया जाए, पहले हिंसा की आग में झोंक दिया जाए, उसके बाद हम उसको एक कर्जा दे देंगे बड़ा, क्योंकि सरकारी संपत्तियां तो नष्ट हो गई हैं, उनको फिर से बिल्ड करना होगा। ऐसे में कर्जा देकर उन पर एक ऐसा हो सकता है कि हम आपको कर्जा दे रहे हैं, अब आप हमारे कर्जदार हैं तो हम जो कहेंगे आप मानिए। ऐसी ऐसी क्या संभावना है?
देखिए, ऐसी संभावना नहीं है। कोई भी देश जब कर्जा देता है, वो किस चीज में इन्वेस्ट करता है, चाहे आप चाइना ले लीजिए, अमेरिका ले लीजिए, तो वो उसको रिट्रीव करने की कोशिश करता है। ये नहीं कि वहाँ की जो बिल्डिंगें जल गई हैं उनको बनाने के लिए कर्जा दिया जाएगा। हम्म। और वहाँ पर दो शक्तियां हैं जो इस समय आपस में कोशिश कर रही हैं, जिसमें चाइना भी है और अमेरिका भी है। तो ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता। ये जो वहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स थे, खास करके जो वहाँ भ्रष्टाचार था, भ्रष्टाचार से जो बेरोजगारी थी, वो जो युवक थे वो ये देखते थे, जो मंत्री के बच्चे हैं या जो बड़े बड़े लोग के बड़ी बड़ी गाड़ियों में आ रहे हैं, तो उनको ये लगता था कि ये सब हमारा पैसा बर्बाद करके और उनको लिया जा रहा है। तो बहुत बड़ा एक जो है, पहले से ही वहाँ पे काफी असंतोष था। लेकिन जो आखिरी कीर्ति है, जो उसका टर्निंग पॉइंट है, वो जितने भी एप्स हैं उनको बंद कर दिया गया। जब बंद कर दिया गया तो वहां पर ये सोशल मीडिया का जमाना है। सोशल मीडिया को बंद करने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। हम्म। बहुत सारे करोड़ों नेपाली संसार के अलग अलग जगह में हैं, जहाँ से वो पैसा भेजते हैं। उनके जो रिश्तेदार हैं आपस में बातचीत करते हैं, वो माध्यम खत्म हो गया। कुछ लोग जो है इसका व्यापार भी इन एप्स के थ्रू या इन सोशल मीडिया के थ्रू होता है, तो उसको देखते हैं एकदम से ही जो। हम्म। और कुछ जो ये गुरुंग एक जो कहते हैं, वो एक पार्टी चलाते हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर डाला कि सब लोग इकट्ठे हो उस समय ऐसा करो। तो वो करने पे ये प्रेसिपिटेटिंग पॉइंट आ गया है। क्योंकि ये जितने भी जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, ये एक एनजीओ है जो हम्म। आमी या जो हामी नेपाल नेपाल की बात करते हैं, तो इनको फंडिंग मिलती है। फंडिंग में कोको कोला जैसी कंपनी भी इसको देती है। तो इस प्रकार से भारी लोगों का भी हाथ हो सकता है। हम्म। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो यहाँ के जो जो यहाँ के रूलर्स थे, चाहे उसमें आप ओली को ले लीजिए, प्रचंड को ले लीजिए, या देवबा को ले लीजिए, किसी ने भी कभी वहां की जनता के बारे में सोचा ही नहीं। वो बस हम्म। अपनी कुर्सी और अपना पैसा इकट्ठा करने में जनता की नब्ज को, जनता को जो नहीं सोचा उसका इंजाम, या उसका जो एक ये इसका जो अभी जो इंजाम है, ये उसका ही नतीजा है। हम्म। और इसके अलावा आप देखिए 2008 में वहां पे राजाशाही थी, राजाशाही के खिलाफ हुआ, ये लोग आए, इन्होंने भी कुछ खास नहीं किया। अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। कि मुझे मैं ये उम्मीद करता हूं कि अब जो आगे आने वाले लीडर्स हैं, वो इस बात से जो है लेसन लर्न हम्म। करेंगे कि जो उनको ईमानदारी से काम करना पड़ेगा, जो नेपाल के बिल्डिंग के काम करने के लिए काम करना पड़ेगा, और वहाँ के युवाओं का देखभाल करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, सुजी। ये तो काफ़ी ज़रूरी है ही। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है सर, आप हमारे साथ बने रहिएगा। देखिए, न्यूज़ इंडिया लगातार नेपाल की हालात पर नजर बनाए हुए। इसी बीच नेपाल से जुड़े तमाम बड़े अपडेट्स आप न्यूज़ इंडिया पर देख सकते हैं। देखिए, काठमांडू की सभी बड़ी और प्रमुख इमारतें जला दी गई हैं। पीएम, राष्ट्रपति और मंत्रियों का घर भी जलाया गया है। पीएम केपी ओली के देश छोड़कर भागने की आशंका इस बीच जताई जा रही है। नेपाली सेना ने काठमांडू की सड़कों पर कब्जा किया हुआ है। 2 दिन के हिंसा के बाद अभी हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। राष्ट्रपति ने प्रदर्शनकारियों के साथ बैठक बुलाई है और काठमांडू के मेयर बालेन शाह की शांति की अपील पूरे रात देखिए उन्हें की है। और साथ ही पूरी रात नेपाल पुलिस और सेना ने छापेमारी भी की है। तो अभी जैसे कि हम आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे थे कि प्रमुख इमारतें, जिसमें सिंह दरबार भी शामिल है, जो कि संसद भवन कह सकते हैं, पीएम ऑफिस कह सकते हैं, वहां पर कई ऐसे मंत्रालय जो थे वहां मौजूद थे। आधा से ज्यादा प्रशासनिक कार्य सिंह दरबार से होता था, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने वहां पर भी घुस के आग लगा दी थी। अब देखिए, सेना ने मोर्चा संभाला हुआ है, तनावपूर्ण स्थिति है, लेकिन तमाम अपडेट्स आप न्यूज़ इंडिया पर देख सकते हैं। हम एक बार फिर से जेके बंसल साहब के पास चलेंगे। सर, मैं ये भी आपसे समझना चाहूंगी, और आमतौर पर हमारे दर्शक भी जो जुड़े हुए हैं उनके मन में भी ये सवाल है कि ये जो पूरी चीज़ें हो रही हैं, अभी सर अगर मैं अपनी बात करूं तो सोशल मीडिया पर मेरी नज़र में ऐसे 2-4 पोस्ट आ गए जहां पर ये कहा जा रहा है कि श्रीलंका में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, अब नेपाल में हुआ, आखिर भारत में ये सीन हमें कब देखने को मिलेगा? तो क्या माना जाए, भारत को भी अलर्ट रहने की जरूरत है? कोई ऐसे अराजक तत्व हैं जो भारत में ऐसी हिंसा भड़का सकते हैं? देखिए, भारत में कोई ऐसा होने का मतलब ही नहीं बनता। उसका कारण यह है कि भारत में डेमोक्रेसी है, मैच्योर है, बड़ा कंट्री है, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। ये जो छोटे छोटे कंट्री होते हैं, इनकी अपनी कोई इकोनॉमी नहीं होती। आप ये भी देखिएगा ना कि वहां पर दूसरे देश चलाते हैं। दूसरे देश क्या चलाते हैं? जैसे नेपाल है, उनके पास अपना, उनको जिसने कर्ज दे दिया वो उसी तरफ झुक जाते हैं, इंडिया की तरफ चले जाते हैं, कभी चाइना की तरफ चले जाते हैं। और इसी प्रकार से जो हाल थे वो लंका के थे। तो ये गलत है इस तरह की सोच रखना कि भारत में इस तरह का कोई होगा, कोई मतलब ही नहीं बनता। हालांकि ये दुखद है कि दूसरी जगह पर हो रहा। और भारत के अंदर में बड़ी मेच्योर डेमोक्रेसी है, तो इस ऐसी स्थिति में बड़े कंट्री में इस तरह की व्यवस्था होने का कोई मतलब ही नहीं बनता। लेकिन इतनी बात जरूर है कि जो वहां पर हो रहा है उसका असर दूसरी तरह से देखने को मिल सकता है। कुछ अराजक तत्व, और जिसमें कुछ टेररिस्ट पहले भी आते थे,
पाकिस्तान के, नेपाल के थ्रू वो आ सकते हैं, तो उसके लिए हमारी गवर्नमेंट चाक चौबंद है, चौकन्नी है। वहां पर जो सीमा सशस्त्र बल है उसको लगा दिया गया है, सारे बॉर्डर क्लोज कर दिया गया है, आवाजाही रोक दी गई है, और कोई इंटरनेशनल फ्लाइट अभी नहीं जा रही। तो इन बातों को देखते हुए भारत में ये सोचना, ऐसा कहना भी एक जो बड़ी, मतलब मैं तो ये कहूंगा कि ये कोई सोचने वाली बात ही नहीं है सर इस तरह बिल्कुल की, कि यही भारत में यही ऐसा। चीज है, क्योंकि देखिए कहीं देश में हिंसा भड़कती है, ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता। लेकिन भारत में भी कुछ ऐसे अराजक तत्व हैं, कुछ ऐसी मानसिकता वाले लोग हैं जो चाहते हैं कि इसी तरीके के सीन यहाँ पर भी क्रिएट हो, क्योंकि देखिए अगर ऐसी मानसिकता नहीं होती तो ऐसे पोस्ट लोग करते ही नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है सर कि प्रशासन को भी कड़ी नजर बनाए रखने की जरूरत है, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो बहती गंगा में हाथ धोने के प्रयास में भी लगे हुए हैं। सर मैं ये भी आपसे समझना चाहती हूँ कि इस वक्त जिस तरीके के नेपाल की तस्वीरें आ रही हैं, जलता हुआ नेपाल, सुलगता हुआ नेपाल, आज के बाद अगर हम ये समझे कि नेपाल को अगर हम अपने पुराने दौर में देख सके कि जब चीज़ें बिल्कुल सुचारू थी, क्योंकि संसद भवन को जलाया गया, पीएम आवास को जलाया गया, इतनी सारी सरकारी संपत्तियां जो उसको नष्ट की गई, तो हम कब देख सकते हैं कि नेपाल एक वापस से सुधार की राह पर रहेगा और ये सारी चीज़ें दुरुस्त होंगी और काम सुचारू रूप से चलेगा? कितना समय लग जाएगा अगर आज से नेपाल रिबिल्ड होना शुरू होता है तो? देखिए, अगर सिंसियरली लीडरशिप काम करती है तो साल 2 साल के अंदर में सारी चीजें रिस्टोर हो जाएंगी। पहले सारे जितने भी नौजवान हैं, जनरेशन जी है, उनको समझाना पड़ेगा। अभी यहाँ तक भी हुआ है कि देखिए, पशुपतिनाथ मंदिर के ऊपर में जाकर वो वहां पे दरवाजे तोड़ने लगे। तो ये कोई एक ये उन्माद है, ये हम्म। कोई एक जैन जी का ये कोई वो नहीं है। दूसरा, वहां पे बैंक लूट लिए गए। तो इस तरह की जो घटनाएं चल रही हैं उस पर एक बार काबू पा लिया गया, और वहां पर अगर कोई ठीक लीडर आता है और वो ईमानदारी से काम करता है, तो नेपाल जो है एक अच्छा कंट्री है। वहां पर जो है दोबारा जो फिर हम्म। अपने पूरे रूप में आ सकता है। तो इसमें थोड़ा समय लगेगा, और समय भी इसके ऊपर डिपेंड करता है कि वहाँ का जो लीडरशिप है वो कितना एक्शन लेती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे कोई भी एक जो पार्टी जो वो सरकार नहीं बना सकती, और जब कहीं कोएलिशन होता है तो कोएलिशन में एक इंस्टेबिलिटी रहती है। सब जो कोएलिशन के लिए एक दूसरे की इच्छाओं को पूर्ति करते रहते हैं, उनके आगे झुकते रहते हैं। डर ये लगा रहता है कि अगर ये पार्टी छोड़, चाहे उसके थोड़े ही जो वहाँ 275 जितने भी वहाँ पे जो हैं वहाँ के एमपीज हैं, उनमें से अगर 4 चले गए इधर तो उनका क्या होगा। तो इस प्रकार की जो एक अनसर्टेनिटी बनी रहती है। तो उसमें अभी कोई स्ट्रॉन्ग पार्टी अगर आती है, और कोई भी नेता जो अच्छी तरह से काम करते हैं, जो बताया गया है, बालेन शाह ने अच्छा काम किया है, वो हम्म। इंडिपेंडेंट लीडर है, उन्होंने एज ए मेयर वहाँ पे भ्रष्टाचार को हटाने को कम किया है, वहाँ की सड़कों को साफ कराया है, जो लीगल कंस्ट्रक्शन थे या ये जो पार्टियों के जो जो राजनीतिक पार्टियां थी उनके लोगों को भी छोड़ा नहीं है। तो हम्म। अगर ऐसी सोच रख करके बालेन शाह जैसा एक लीडर चलता है आगे, और वो कई बार ये होता है कि पावर गोज इनटू द हेड, जब आदमी को पावर में आता है तो जनता से दूर हो जाता है और वो करप्शन में घुस जाता है। तो अगर ऐसा ना किया जाए तो वहां पर भी जो है एक डेवलपमेंट अच्छी तरह से जल्दी हो सकता है। हम्म। कोई फॉरेन हैंड्स का वहां पे कोई इंटरफेरेंस ना हो, किसी के उसमें ना हो, तो इस समय से वो जो तो अच्छा हो सकता है। और देखिए, एक बात नेपाल को ये समझनी पड़ेगी कि नेपाल के जो रिलेशंस हैं भारत के साथ में बड़े अच्छे हैं, कल्चरल है, हमारे रोटी बेटी का संबंध है, उनकी बिल्कुल। भाषा हमारी जैसी है, कल्चर हमारे जैसा है। हमारी आर्मी के अंदर में गोरखा रेजिमेंट है जिसमें कि नेपाली लोग रहते हैं। तो हम्म। इस तरह से देखते हुए वहाँ के जो लोगों के साथ में भारत के अच्छे संबंध हैं। लेकिन कुछ जो नेता हैं वो अपने स्वार्थ के लिए, या चाइना मान लिया, कोई भी कंट्री उनको कोई लालच देता है या कोई उनको फंड्स देता है, तो उधर झुक जाते हैं बिना अपने देश की एक परवाह किए हुए। तो ये सब वहाँ के नेताओं को सोचना पड़ेगा, दोनों तरफ से सोचना पड़ेगा कि अपने देश की जो है उनको समृद्धि करनी है, डेवलपमेंट करना, आगे बढ़ाना है, इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है। हम्म। इसके साथ साथ उनको अब नेताओं को ये सोचना चाहिए कि अगर वो कोई लॉन्ग टर्म जो है पारी खेलना चाहते हैं, पावर में रहना चाहते हैं और अपनी दुर्गति होने से हम्म। बचना चाहते हम्म। हैं, ये बहुत बड़ा सबक है कि जितने भी हम्म। वहां की किसी को नहीं छोड़ा, चाहे वो अपोजिशन में था या कोई पहले प्राइम मिनिस्टर रह चुका या प्रेसिडेंट रहा है। और तो और जो जो है वहां के झालानाथ, जो एक पूर्व हम्म। प्रधानमंत्री थे, उनकी हम्म। वाइफ को जिंदा जला दिया गया। हम्म। हम्म। किस तरह से जो मारा गया है, जो पीटा गया है, जनता की जो इतना इतना आक्रोश था, इतनी घृणा थी कि किसी को छोड़ा नहीं गया। तो इससे जो वहाँ के जितने भी लीडर हैं, पॉलिटिशियन, उनको सबक लेना चाहिए हम्म। कि अगर वो पावर में आना चाहते हैं या उसमें आना चाहते हैं, ईमानदारी से काम करें, जनता के सहयोग से रहें। नहीं तो जनता दोबारा उनको ऐसा सबक सिखा सकती है। अगर ये बात कई बार ये होता है कि इस ऐसी जो ट्रेजिडी है उसको अपॉर्चुनिटी में बदला जा सकता है, एक हम्म। न्यू लीडरशिप आ सकती है और एक
आगे जो है। लेकिन कुछ बातें ऐसी भी चल रही हैं कि राजाशाही को दोबारा लाया जाए, तो उस तरह की बातों में मुझे नहीं लगता कोई वहां पे जो हम्म। कोई ओल्ड सिस्टम लाया जाए वो कुछ सफल होगा। बार हम्म। बार वहां पे हम्म। ये किए जाए को एक अच्छी बंसल पार्टी साहब, ये भी बने। देखना होगा ना, और जैसे जो कि आप बता रहे कि पशुपतिनाथ के मंदिर तक पहुंच गए थे और कपाट तोड़ने की कोशिश की गई, जेलों को भी तोड़ा गया है, कैदी वहां से भागे हैं, तो हम आगे कैसे समझे सर कि नेपाल बिल्कुल अच्छा होगा? क्योंकि अपराधी तो अब सड़कों पर होंगे, तो अपराध भी वहां पर देखने को मिलेगा। ऐसे में माहौल जो है वो किस तरीके से कंट्रोल में आएगा? क्योंकि प्रदर्शनकारी तो अब उग्र हो चुके हैं, उनका मन तो अब बहुत आगे बढ़ चुका है, क्योंकि उन्होंने नेता मंत्री को भी पीटा है, अब जेल से कैदी भी भागे हुए हैं। देखिए, अच्छी बात यहाँ पर एक है कि यहाँ पर सेना ने संभाल लिया, और हम्म। सेना ने 26 लोगों को गिरफ्तार भी किया है जो प्रदर्शनकारी थे। और जबकि फर्क था वहां पे जो बांग्लादेश के अंदर में, वहां सेना ने कुछ नहीं संभाला था, वो जो जो सिविल गवर्नमेंट थी। तो सेना, जब एक मैसेज सेना ने पहले, देखिए सेना के यहाँ पे बहुत अच्छा ये है कि जब उन्होंने ओली को समझाया कि आप जो है यहाँ से इस्तीफा दे के चले जाइए, हम सेफली निकाल देंगे, लेकिन किसी प्रदर्शनकारी के ऊपर हम गोली नहीं चलाएंगे। अब जो प्रदर्शनकारी हैं उनकी इच्छा पूर्ति होगी, वो नाचने गाने लगे कि हमने गवर्नमेंट को गिरा दिया है, तो बिल्कुल अब बिल्कुल। सर, जो हमारे है साथ आप उनको बने जो रहिएगा। अपील इसी की बीच है एक वहां और के। बड़ी जानकारी नेपाल से सामने आ रही है। नेपाल के कई जेलों को देखिए तोड़ा गया, जिस तरीके से अभी बात हो रही थी, चर्चा हो रही थी, और प्रदर्शनकारियों ने जेलों में तोड़फोड़ की है, आगजनी की है। पोखरा जेल से देखिए 900 से ज्यादा कैदी भागे हैं। नेपाल में नवलपरासी जेल से भी कैदी भागे हैं। नवलपरासी जेल से 500 से ज्यादा कैदी भागे हैं और महोत्तरी जेल से 576 कैदी भागे हैं। तो आप समझ लीजिए कि लगभग 2000 कैदी इस वक्त नेपाल की सड़कों पर, नेपाल के गली गली में घूम रहे हैं। ये वही अपराधी हैं जो किसी न किसी अपराध के जुर्म में कैद थे, ताकि वो अगला कोई अपराध अंजाम ना दे सके। लेकिन कल के प्रदर्शन के बाद देखिए किस तरीके से जेलों में तोड़फोड़ की गई, और ये सभी अपराधी आपको इस वीडियो में देखिए भागते हुए नजर आ रहे होंगे। ये फरार अपराधी हैं और हमारे साथ लगातार जेके बंसल साहब बने हुए, उन्हीं का रुख करेंगे। सर देखिए, लगभग 2000 कैदी जो हैं वो जेल से भागे हुए हैं, इसी पर चर्चा हो रही थी। सर आगे अपनी बात पूरी कीजिए, क्योंकि इसके बाद तो लगता है कि प्रदर्शनकारी तो है ही, लेकिन अब ये अपराधी भी कहीं ना कहीं नेपाल का माहौल खराब करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने कि 2000 अपराधी जब बाहर आएंगे, उनमें से कुछ टेररिस्ट भी हैं, हर एक तरह के हैं, लेकिन उसमें दो बातें आ जाती हैं। अगर जनता अपराधियों को सबक सिखाना चाहे तो उनको बता सकती है, और जो इस समय सेना है वो उनको पकड़ के दोबारा भी डाल सकती है। लेकिन अगर वो जनता के बीच में छुप जाते हैं और जनता उनका समर्थन करती है, और जैन, अभी जो देखिए जैन जी ने जो ये प्रदर्शन किया है, उनके कर्तव्य, उनका फर्ज ये भी बनता है कि नेशनल बिल्डिंग के अंदर में अपने देश को बनाने में भी उनको योगदान देना चाहिए। जितना उन्होंने नेगेटिविटी की है, अब सोच करके पॉजिटिविटी की तरफ जा करके जो एक युवा शक्ति है, जो उनकी एक कैपेबिलिटी है, उसको पूरा ध्यान में रख करके पूरा देश को दोबारा बनाया जा सकता है। लेकिन अगर अराजकता रही और सब अपने हित में लगे रहे और कोई अच्छी गवर्नमेंट नहीं आती है, तो फिर नेपाल का बचना मुश्किल है। नहीं तो जिस तरह की बात चल रही है, और जैसे मैंने कहा बालेन शाह जैसे अगर कोई नेता आ जाते हैं और आर्मी जो वो सहयोग देती है, और आर्मी का कोई मकसद नहीं है कि वहां पे कोई मार्शल लॉ लगाया जाए या आर्मी लॉन्ग टाइम तक, जैसे कि कई बार पाकिस्तान जैसी जगह में होता है कि आर्मी ही कंट्रोल कर ले, तो उस स्थिति में प्रॉब्लम होगी। नहीं तो वहां पे दोबारा एक अच्छी गवर्नमेंट बन सकती है। लेकिन ये समय है, इस समय के आर्मी को शक्ति दिखा करके जो उपद्रवी हैं उनको सख्त मैसेज देने के बाद में अगर वो नहीं मानते हैं तो सख्ती से पेश आए, और जितने भी लोग जेल से भागे हैं उनको भी जो पकड़ा जाए, पकड़ के दोबारा जेल के अंदर में डाला जाए, और जो वहां पर जल्दी से जल्दी चुनाव कराने की प्रक्रिया को लगाया जाए। तो इस प्रकार से जब तक चुनाव वहां नहीं होते, तो मैं समझता हूं कि बजाय कोई इंटरिम गवर्नमेंट बनाने के, तो वहां पर एक सेना का ही शासन होना चाहिए। इंटरिम गवर्नमेंट जो वो संभाल नहीं पाती, वो इसलिए नहीं संभाल पाती, हमारे सामने बांग्लादेश का पूरा उदाहरण है कि वहां बिल्कुल। पे हमेशा अराजकता रही है। और वो जो जो यूनुस है, वो जितने भी स्टूडेंट थे उनके आगे झुकते रहे और बार बार प्रदर्शन करना शुरू कर देते थे या धरना प्रदर्शन शुरू कर देते। इसी प्रकार से अगर इनकी बातों को माना जाएगा तो ये बच्चे हैं, बच्चों की जिद को आप पूरा करोगे तो वो तो फिर फैलेगा। तो इसी प्रकार से ये ऐसा करेंगे, तो इनके साथ में अभी सख्ती से इनको समझाया जाए और जो मैसेज दिए जाए, और फिर अगर कोई, मेरे ख्याल से ज्यादातर लोग उस बात को मानेंगे, लेकिन फिर भी जो जैन जी है उसमें कुछ क्रिमिनल माइंड के लोग भी हो सकते हैं, जिनको बिल्कुल। थोड़ा सा सख्ती से समझा करके और रास्ते पे लाना पड़ेगा। और अगर वो किसी तरह से नहीं मानते हैं तो उनको अंदर बंद करना पड़ेगा, तभी जाकर के नेपाल का आगे भविष्य बनेगा। नहीं तो इस तरह की जो अराजकता, जो इस समय अफरा तफरी का माहौल है, कोई गवर्नमेंट नहीं है और बुरा हाल है, ना खाने का ना पीने का, सब तरह से जिस तरह की भी स्थिति है वो बड़ी खराब है। हालांकि भारत ने
तो ये संदेश दिया है कि वहाँ शांति से मामला समझाया जाए, और जो नेपाल की एम्बेसी है इंडिया के अंदर में, उसके ऊपर पूरा जो उसकी एम्बेसी को पूरा सुरक्षा दिया हुआ है। और हमारे प्रधानमंत्री ने भी यही कहा है कि भाई हम चाहते हैं, हमें बड़ा दुख है कि जो लोगों की मृत्यु हुई है, जो घायल हुए हैं, जल्दी वो जो है स्वस्थ हो जाएं। और भारत भी शांति के का पैगाम देना चाहता है, और पड़ोसी शांति से रहेगा तभी भारत के लिए भी अच्छा है। जी बिल्कुल, बिल्कुल, ज़ाहिर-सी बात है कि अगर पड़ोसी शांत रहेंगे तो कहीं न कहीं हमारे देश में भी शांति बनी ही रहेगी। सर ये भी जानना यहाँ पर ज़रूरी हो जाता है कि पीएम ओली को लगातार जो पूर्व प्रधानमंत्री हो गए हैं अब, उनके इस्तीफे की लगातार माँग हो रही थी। कल ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया, मुझे लगता है 12 से 1 का वो समय होगा, लेकिन उनके इस्तीफे के बाद और भी ज़्यादा ये दंगा भड़का, उसके और भी ज़्यादा ये हिंसा और ज़्यादा उग्र हो गई। मैं इसका कारण समझना चाहती हूँ आपसे। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। आप इस्तीफे का भी एक कारण था, जो बैन था उसको भी वापस ले लिया गया था। उसमें कारण ये हुआ है कि अगर कोई नेता या प्राइम मिनिस्टर खुद आकर के एक मैसेज दे देता, आके पहले शुरू में जैसे वहाँ के जो है गृह मंत्री ने इस्तीफा दे दिया था, तो मैसेज ये देना था ओपनली कि भी हम जो हमारे ये हमने बैन लगाया है उनको वापस लेते हैं, और वो अपना इस्तीफा जो है वो कह देते हैं कि हाँ भाई मैं रिजाइन कर रहा हूँ, तो हो सकता है उस समय शांत हो जाते। लेकिन क्या हुआ है कि आप ये भी देखिए ना, पहले दिन जब वहाँ ये प्रदर्शन हुआ तो 20 लोगों की 20 स्टूडेंट को की मौत हो गई, और करीब 250 घायल हो गए। और जो उनका कहना था स्टूडेंट का, वो ये था कि जिसके को भी गोली लगी है वो वल्नरेबल पार्ट पे लगी है, छाती में मारी है या सर पे मारी है, पैरों में नहीं मारी, तो उनके अंदर में एक विद्रोह हो गया अगले दिन। नहीं तो पहले ये लग रहा था, पहले दिन ही जब ये हुआ था तो ये खबरें आने लगी थी कि अभी जो है बैन हटा दिया गया है जितने भी सोशल मीडिया है, और हो सकता है शांत हो जाए। लेकिन फिर दोबारा जो ये आग भड़की है अगले दिन, पहले दिन तो सिर्फ एक हंगामा ही मचा था, जो पार्लियामेंट में घुस गए, मंत्रियों के घर में घुस गए, और जो वहाँ का सब कुछ तहस नहस किया गया, ये अगले दिन किया गया। और उसका कारण ही ये था कि अभी, क्योंकि ओली ने ये भी कहा कि आर्मी को कि आप इसको शांत करिए, कि आप मतलब कहने का गोली चलाइए। आर्मी ने मना कर दिया कि नहीं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, अगर आप चाहें तो हम आपको अभी सुरक्षा से निकाल सकते हैं, अगर आप नहीं मानेंगे तो आपकी सुरक्षा भी खतरे में है। तो इस प्रकार से जब एक जब मॉब होती है और जब एक सैलाब आता है, तो वो किसी से रुकने को तैयार नहीं था। अभी जो वहां पे सड़कें खाली हो गई है, और खाली होने के बाद में दोबारा आर्मी ने जो ये अपना संभाल सर लिया आपको है, रोकना क्योंकि चाहूंगी, इसी जब बीच एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। एक और बड़ी खबर नेपाल हिंसा से जुड़ी हुई, नेपाल में विद्रोह से जुड़ी है बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। नेपाल में फिर सड़क पर प्रदर्शनकारी उतर चुके हैं। काठमांडू में आज फिर सड़क पर प्रदर्शनकारी दिखाई दे रहे हैं। प्रदर्शनकारियों को नेपाली सेना समझाने में जुटी हुई है। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे अभी कि ये जो तस्वीरें ताजा आ रही हैं, कहीं ना कहीं एक बार फिर से चिंता जाहिर करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कल के हिंसा के बाद से आज की जो सुबह हुई थी उसमें हमने देखा था कि, और कयास भी यही लगाए जा रहे थे कि कल के जो प्रदर्शनकारी थे वो उग्रता के बाद कहीं ना कहीं अब शांति की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि नेपाली सेना ने मोर्चा संभाला हुआ। और ये तस्वीरें लाइव हम आपको दिखा रहे हैं, जहां सेना लगातार प्रदर्शनकारियों को समझाने में जुटी हुई है। देखिए, लगातार सेना मोर्चा संभालने की कोशिश कर रही है, सड़क पर सेना भी उतरी हुई है और समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन प्रदर्शनकारी किसी की सुनने को भी तैयार नहीं है। ये भी एक सोचने की बात हो जाती है ऐसे में, जब चीजें निकल कर आ रही थी कि आज के प्रदर्शन के लिए, ये प्रदर्शन जो लगातार हो रहा है, आज का दिन इसमें क्या अहम रोल प्ले कर सकता है। सुबह से हमारे साथ लगातार डिफेंस एक्सपर्ट भी बने हुए हैं, वो बता रहे थे कि लगभग 2 से 4 घंटे में स्थिति बिल्कुल साफ हो जाएगी कि नेपाल आज सुलगेगा या फिर शांत होगा। देखिए, सुबह से तस्वीरें तो लग रही थी कि अब नेपाल की जो सेना है वो पूरे मामले को कंट्रोल कर चुकी है, लेकिन ये प्रदर्शनकारी, लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर प्रदर्शनकारी भारी संख्या में एक बार फिर से सड़क पर उतरे हुए हैं प्रदर्शन के लिए और उग्रता के लिए, क्योंकि हमने देखा पिछले 2 दिनों में जिस तरीके से उग्रता प्रदर्शनकारियों ने दिखाई है, हर एक सरकारी संपत्ति जो पता था कि ये सरकार की संपत्ति है उसको जलाकर राख कर दिया है। समझिए आपकी ये वही चीजें जलाकर राख करे जो इन जेनजी के बच्चों का आने वाला भविष्य है, क्योंकि यही वो संसद भवन होगा जहां पर कलाग लगाई गई, वहीं पर इनके मुद्दों को लेकर चर्चा होती है, वहीं पर तमाम चीजें होती है, वहीं पर सारा काम होता है। लेकिन जेनजी के बच्चे इस वक्त देख सकते हैं आप, युवा सड़क पर उतरे हुए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं लगातार आर्मी के लोग, सेना के लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रदर्शनकारी किसी की सुनने को तैयार नहीं है। हालांकि देखिए, अब एक मीटिंग होनी है, उस मीटिंग में फाइनल होगा कि अंतरिम सरकार में किसको पीएम बनाया जाएगा, लेकिन जब तक ये बैठक नहीं होती तब तक भी कह सकते हैं नेपाल के लिए कुछ घंटे बहुत ही अहम होने वाले हैं। प्रदर्शन रुकेगा, शांत होगा, या फिर प्रदर्शनकारी किसी की नहीं सुनेंगे और ऐसी उग्रता, ऐसा प्रदर्शन हमें सड़कों पर लगातार देखने को मिलेगा। देखिए, सेना लगातार तैनात है, मोर्चा है।
और हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड मेजर जनरल जेके बंसल साहब लगातार बने हुए, उनकी तरफ चलेंगे। सर, अभी हम इसी बात पर चर्चा कर रहे थे कि क्या हमें शांति देखने को मिलेगी, लेकिन प्रदर्शनकारी शांत नहीं होना चाहते। आर्मी ने भले मोर्चा संभाला हो, लेकिन प्रदर्शनकारी किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। देखिए, बड़ा अच्छा प्रश्न आपने पूछा सुचित्रा। अभी क्या होना चाहिए, जो मैं मानता हूं कि जिनके ऊपर में जैन जी का विश्वास है, जिसमें खासकर बालिन शाह हैं, सुदन गुरुंग हैं, और जो दूसरे एक नेता थे जो जेल में थे, इन सबको सामने सड़क पे आना चाहिए जहां पर ये प्रदर्शनकारी हैं, और इनको सीधे मैसेज देना चाहिए कि देखिए, अभी जो आपको अपने घर में जाइए और अभी प्रदर्शन नहीं करना। जैसे आपकी मांगोगे, क्योंकि उनका विश्वास है इन नेताओं में, तो वो कहेंगे कि आपके हितों का ध्यान रखा जाएगा। और उनको प्रदर्शनकारी या जैन जी को ये समझाना चाहिए कि आगे प्रदर्शन करने से या कोई तोड़फोड़ करने से वो नेशनल लॉस है, जिसको बिल्डअप करना मुश्किल होगा। ये आप लोग अपना ही भविष्य को अंधेरे में डाल रहे हैं। तो इस तरह से वो एक अपील करेंगे तो ज्यादा इन लोगों के दिमाग में ज्यादा जाएगी। हालांकि जो आर्मी चीफ है, वहां के जो जनरल हैं, उन्होंने भी इस बात का एक मैसेज दिया है, और जहां जो ये भी समझा रहे हैं। लेकिन जो सिविलियन हैं, जो नेता हैं, जिनके कहने से इन्होंने क्या, खास करके जो सुदन गुरुंग हैं या जो बालिन शाह हैं, इनको सीधे आकर के ये मैसेज टेलीकास्ट भी कर सकते हैं, और टेलीकास्ट के अलावा इस जगह पे आकर के मैसेज दें, तब जाकर ये मामला शांत होगा। और उनको आना चाहिए आगे, अगर वो उनको लगता है या वो कोई लीडरशिप चाहते हैं, या उनको जो काठमांडू की जनता से या जो देश की जनता से नेपाल को आगे बढ़ाना है, नेपाल को बचाना है, तभी ये कोशिश हो सकता है। नहीं तो आर्मी क्या करेगी, बताइए। आर्मी ये करेगी कि उनको समझाने की कोशिश करेगी। और अगर आर्मी समझाने की कोशिश जो है, जब भी कोई भी फोर्स होती है, अगर समझाने के बाद कोई नहीं मानता, तो उनके ऊपर तो चारा होता है। अब पता नहीं इनके पास में जो है वो आंसू गैस के गोले होंगे, या जो कुछ इस तरह से वाटर कैनन, उसका इस्तेमाल करेंगे। और नहीं तो फिर आर्मी का तो सीधा एक होता है कि मार्शल लॉ है, अगर नहीं आप हटते हो तो बिल्कुल सीधी गोली चलाई जाएगी और आपको जाना पड़ेगा। और इस समय जो आर्मी ऑर्गेनाइज्ड है, हालांकि इसका जो है गलत असर भी इसलिए पड़ सकता है कि फिर लोगों में आर्मी के खिलाफ हो जाएंगे और इस तरह की भावना हो जाएगी। तो अच्छा यही है, जो वहाँ के जवान हैं उनको समझाना चाहिए। और सम्मान के साथ साथ जो जैन है, ये जैन जी, इनके जो पेरेंट्स हैं, इनके जो अभिभावक हैं, उनको भी सड़कों पर आके इनको समझाना चाहिए। क्योंकि बच्चों को समझना बड़ा मुश्किल हो जाते हैं। वो तो अपना, उनको लिए तो एक तमाशा हो गया। हाँ ठीक है, उनको एनकरेजमेंट मिल रहा है, पहले दिन उन्होंने कहा, फिर अगले दिन नाचने लगे। जब आप वो सोचेंगे हाँ ठीक है, ये अच्छा चल रहा है। कुछ लोगों को इन चीजों में इस तरह से रहता है, वो आगे की नहीं सोचते। तो ये जो जैन जी है, वो नहीं सोचेगी। उनको सोचाने के लिए नेताओं को, उनके अभिभावकों को, उनको सामने आना पड़ेगा। और जो है फौज तो है ही, अगर नहीं मानेंगे तो नुकसान इनका भी होगा और कंट्री का भी होगा, और पूरा एक फैब्रिक खत्म हो जाएगा जो सेना के ऊपर विश्वास है। सेना को ये माना जाता है, देखिए सेना की प्रेजेंस ही बहुत होती है। जब कभी कहीं कोई ऐसा बात होती है, तो जो कॉलम मार्च करते हैं, उनका मतलब ये होता है कि वो एक जो अपनी शक्ति दिखा रहे हैं कि भाई अगर आप कुछ करोगे तो हम जो है आपके ऊपर में कर सकते हैं। तो ये लोगों को समझ जाना चाहिए कि भाई आप, आर्मी आ गई है, उन्होंने कंट्रोल ले लिया है, सेना ने ले लिया है, तो उनको हट जाना चाहिए, बजाय इससे कि कोई ऐसी आगे दुर्घटना। क्योंकि आर्मी तो पीछे हटेगी नहीं। अब अगर आर्मी हट गई और उन्होंने कुछ नहीं किया, तो फिर तो वहां पे कुछ रहेगा ही नहीं, फिर तो बिल्कुल एकदम जंगल राज हो जाएगा। बंसल साहब, हमने देखी है कि आर्मी जब थोड़ा सा नरमी बरतने लगी तो और भी ज्यादा ये प्रदर्शनकारी उग्र हो गए और सारी सरकारी संपत्तियां जला डाली। मैं ये भी समझना चाहती हूँ कि जैसे बालिन शाह का नाम सामने आ रहा है, युवा नेताओं में गुरुंग का नाम सामने आ रहा है, पर सर यहाँ पर भी तो दो गुट होंगे ना। जैसे पक्ष विपक्ष के, अगर हम डेमोक्रेसी में बात करते हैं तो पक्ष और विपक्ष में दोनों तरफ लोग होते हैं। अगर ऐसे 2-3 नेता आते हैं तो उनके पक्ष में तो अलग अलग हम देखेंगे कि अलग अलग वोट परसेंटेज होंगे। तो मान लेते हैं कि अगर बालिन शाह या फिर गुरुंग, उनको आगे अंतरिम प्रधानमंत्री बना दिया जाता है, तो क्या जो बाकी के लोग होंगे जो उनके नाम के साथ सहमत नहीं होंगे, वो शांत हो जाएंगे? ये एक बड़ा सवाल उठता हुआ इस बीच नजर आ रहा है। देखिए, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा, एनालाइज करके आए। मैं आपकी सराहना करता हूँ आपके सवाल की। ये बात बिल्कुल ठीक है कि ऐसी स्थिति में सभी चाहते हैं कि हम बने, लेकिन उनको बजाय स्पर्धा रखने के पहले आकर के मोब के सामने आए, उनको शांत करें, तो पता एक नर्वस फील हो जाएगी कि कौन नेता आया है और किसके पक्ष में ज्यादा लोग हैं, वो पता चल जाएगा। बल्कि ये एक समय है उनके लिए टेस्ट करने का कि कौन सा देश को लीड कर सकता है, कौन सा देश को बचा सकता है। एक अपॉर्चुनिटी है उनके लिए, जो भी नेता है। अभी वहां की जो
अगर किसी प्राइम मिनिस्टर या पद के लिए कर रहा तो उसको आके पहले फील्ड में उतरना चाहिए, उतरना पड़ेगा, अपील करनी चाहिए, और अपील करके एक जो है वहां पर शांत करने से आप जनता ही इस चीज को देख लेगी कि किसके पक्ष में है, किसकी बात का ज्यादा ध्यान दिया जाता है, कौन ज्यादा उनको अपील करता है। तो उस समय उनको खुद ही जो है ये पता चल जाएगा, बजाय बैठ करके आग लगा करके पहले, और अब वो चाहें कि हम, अगर वो देश के हितैषी हैं और उनको था कि बूढ़ी सरकार को फेंकना है, करप्शन को हटाना है और यहाँ पे नई सरकार लाना है या यहाँ की जनता को करना है, तो अभी जितने भी ये लोग हैं इन्होंने जो 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 अभी जेल में थे, उनका मैं नाम भूल गया, जो मैच लेना या कुछ उनका नाम था, तो उन्होंने जो इस तरह की जो भड़काहट की है बाहर से बैठे बैठे, तो अब उनको जो है सामने आना चाहिए और सामने आकर के अपना प्रूफ दें कि हाँ जी हम अच्छे, हम हितैषी हैं नेपाल के। अभी उनको किसी अपने पद की इच्छा ना करते हुए पहले नेपाल को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। पद तो अपने आप ही मिल जाएगा, जो भी नेता ज्यादा कैपेबल होगा, जिसकी अपील को ज्यादा सुनेंगे, वो खुद अपने आप ही उसको एक लीडरशिप या लीडर मान लिया जाएगा। लीडर जो है आप पेपर टाइगर या जाके बैठ के बाहर सोशल मीडिया के थ्रू लीडर नहीं बन सकते। आपको लीडर बनना है तो कम्युनिटी बीच में लोगों के आना पड़ेगा और वहां अपना जो है वर्चस्व दिखाना पड़ेगा, एक शांति स्थापित करनी पड़ेगी, तब जाकर के वहां पर पता चलेगा कि कौन लीडर लीड कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और बंसल साहब, जो तस्वीरें अभी ताज़ा आ रही हैं, आर्मी समझाने की कोशिश कर रही है, प्रदर्शनकारी फिर भी शांत नहीं हो रहे हैं, लेकिन अब आगे तो कवायतें चलेंगी, क्योंकि देखिए अब ये गुड्डे गुड़िया का खेल तो नहीं है कि सरकार किसी के भी हाथ में दे दिया जाए और एकदम से फैसला ले लिया जाए। फिर आखिर ये जेन जी ये चीज़ समझने को तैयार क्यों नहीं हो रहे हैं कि थोड़ा प्रोसेस में वक्त लगता है, हमें थोड़ा समय देना चाहिए कि हमें अपनी बात मनवानी है। तो देखिए, आप, मैंने यही बात कहा है आपसे कि अब उनको, उनके दिमाग में आ गया है, जैसे कोई नाचने लग जाता है, कोई गाने लग जाता है, तो यहाँ पर जो रोल आता है उनके जो अभिभावक हैं, जो कम्युनिटी लीडर हैं, छोटे लेवल पर भी हैं, हर एक कम्युनिटी के अंदर में होते हैं बड़े बड़े लीडर वहाँ हैं। दूसरा, इसके अलावा जो आर्मी को एक चीज और ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जो यहाँ पे भीड़ है, इनको अभी नाकेबंदी करनी पड़ेगी कि किस किस सेंसिटिव एरिया पे बाहर से लोग आ सकते हैं, उनको वहां से बहुत 2-2, 4-4, 5-5 किलोमीटर की दूरी पर ही रोक दिया जाए, जिससे, क्योंकि अभी तो फिर भी मैनेजेबल है। आपने जो कल या परसों देखा तो वहां पे इतने लोग थे, तो वहां आर्मी को भी पीछे हटना पड़ा, अपने आप को ढाल बचा करके भाग के, क्योंकि आर्मी ना तो इतनी प्रिपेयर थी और जो लोग थे वो ज्यादा आउट नंबर थे। अभी जो है आउट नंबर जो वो आर्मी के जवानों के हैं, तो इतना ऐसा कोई स्टेप तो नहीं लेंगे। और इसमें सबसे बड़ी बात तो यह है, आर्मी को भी समझदारी से कि यहाँ पे और इससे ज्यादा लोगों को इकट्ठा ना होने दिया जाए। अगर मोब आ जाती है, जो मोबोक्रेसी होती है या जो मोब आ जाती है, वो किसी से रुकती नहीं है, वो फिर ऐसी स्थिति बन जाती है। तो ये इसका यही तरीका है। मैं जो नेपाल की जनता को आपके माध्यम से यही वो दूंगा अपना मैसेज, या वहाँ के लीडरान को, कि लीडरान आए सड़कों पे, अपने जो 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 जैन जी हैं उनको समझाएं, और जैन जी को भी मैं मैसेज दूंगा कि ये आपकी संपत्ति है, आपकी जो इच्छा थी पूरी होगी, जो करप्ट लोग थे, जो ओल्ड लीडरशिप थी वो खत्म होगी, अभी आपका जो है मीडिया बहाल कर दिया गया है, तो आगे आप बल्कि योगदान दीजिए, वहाँ के सेना का समर्थन कीजिए, उनकी हेल्प कीजिए एस्टेब्लिश करने में और जो आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि जनता की ही आवाज है, जनता ही उसको आगे बढ़ाएगी। तो इस बात को समझते कि जो है वहाँ के लोगों को समझना पड़ेगा, अगर वो भलाई चाहते हैं, बस सिर्फ आप प्रदर्शन करके आग लगा के कहीं ये नहीं कह सकते कि जी हमारे को, हमको नौकरी भी मिलनी चाहिए और हमारा जो है जैसे हमको सब चीजें मिल जाएं, तो वो तो तभी मिलेंगी। आप डिस्ट्रक्टिव सोच के कंस्ट्रक्टिव माइंड, पॉजिटिव थॉट की तरफ चलना चाहिए, बल्कि इसमें प्रयासित करना चाहिए उनको, पश्चाताप के उन्होंने आग लगाने का कोई मतलब नहीं बनता। क्योंकि अब जब वो खाली करके वहां से नेता चले गए थे, तो प्रॉपर्टी है, एक बार को कब्जा कर लो तो भी ठीक है भाई, हाँ ठीक है, उनको भगा दिया गया, लेकिन आग लगा के तो एक रेस्ट्रिक्शन क्या है। बिल्कुल, और असल में यही जो समझना जिस चाह तरह रही की थी, मेरा अगला सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ था कि हमने बांग्लादेश में देखा कि जितने भी प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारी मारे गए, उन सबका इल्जाम शेख हसीना के सर पर आया, और अभी भी ये है कि अगर वो अपने देश लौट कर जाती तो उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और इन दिनों जो हमने प्रदर्शन देखा, जिसमें 24 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, कई घायल हुए हैं, अब तो इसमें नेता मंत्री के नाम भी इनलिस्ट हो गए। इन सारे मर्डर्स का, जिनको हम मर्डर्स ही कह सकते हैं, इनका जिम्मेदार कौन होगा, किसको जिम्मेदार ठहराया जाएगा? देखिए, ऐसी अफरा तफरी में कुछ ऐसा निर्णय नहीं होता, ना ही किसी को जिम्मेदार ठहराया जा सकता। आप बांग्लादेश का आपने जो जिक्र किया, वहाँ की एक कोर्ट बनाई गई स्पेशल, और जो वहाँ पे कुछ लोगों की हत्या हुई या जिस तरह से
जो उनको जिम्मेवार ठहराया गया, और शेख हसीना के ऊपर भी प्रेशर को भी ठहराया, और भारत के ऊपर प्रेशर दिया कि उनको वापस यहाँ पे भेजा जाए, या उनके मंत्रियों को ठहराया। लेकिन ये सब जो है ना, अभी जो एक कानूनी प्रक्रिया है, ऐसी स्थिति में बिल्कुल स्वच्छंद तरीके से नहीं होती। जिनको जिम्मेवार ठहराया गया जो हुआ है, उनको तो ऑलरेडी, वो तो भाग मतलब उनको तो, उनके तो जनता ने ही उनका निर्णय कर दिया। जिस तरह से उनको गलियों में पीटा गया है, और जो एक पूर्व प्रधानमंत्री थे उनकी वाइफ को जिंदा जला दिया गया है, तो ये तो एक उनको मिल गया है दंड इसका। अभी जो जिम्मेवार कौन होगा, कौन जिम्मेवार होगा? जिम्मेवार होगी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने कहा कि भाई आप गोली चलाइए, चला दी, लेकिन जब वो गवर्नमेंट ही को, उसको ऑलरेडी तो सजा मिल चुकी है। जिम्मेवारी अब तो जो है, गवर्नमेंट को सजा मिल गई, उनके मंत्रियों को सजा मिल गई, जो उनका सारा बर्बाद हो गए, वो इस कंट्री में रह नहीं सकते अभी, अपने आप को छुपाते। जो जो 4 5 6 मंत्री हैं, उनको तो जो है आर्मी ने अपनी कस्टडी में अज्ञात जगह पर रखा हुआ है, हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया है। इससे ज्यादा और क्या पनिशमेंट होगा कि उनके पास में कितनी सिक्योरिटी है, बर्बाद हो गए, उनको जो है सब कुछ हो गया है। इससे ज्यादा तो कोर्ट भी कोई जो है इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पनिशमेंट नहीं दे सकती, जो उनको बिल्कुल। पनिशमेंट मिल गया। हम्म। अब तो पनिशमेंट मिलने के बाद में जो ये देखना पड़ेगा कि उसको छोड़ करके इन चीजों के जांच को बोला, तो ठीक है, एक फॉर्मेलिटी है, वो हो सकता है कवायद करनी पड़ती है, जो एक्सरसाइज करनी पड़ती है, करनी पड़ेगी, या जो मानसिकता, जो लीडरशिप है उसकी कैसी मानसिकता है, कि भाई उनको किस तरह से वो रिवेंज की तरफ जाते हैं या कंस्ट्रक्शन की तरफ जाते हैं, या उसमें से कोई लोग भ्रष्ट बचे हुए हैं जिनको सजा नहीं मिली, उनको दे सकते हैं। लेकिन इस समय तो वहां पे लॉ एंड ऑर्डर को स्थापित किया जाए, और आगे का भविष्य कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव सोच के साथ में चलना पड़ेगा, चलना चाहिए, न कि जो है वो एक वहां पर इस तरह जो विच हंट की तरह कि वहां पे किसको पकड़ना, किसको मारना, किसको करना, ये ना करके अब उस स्थिति का जाना ज्यादा जरूरी बिल्कुल। अब सर ये जो पूरी हालात है, क्योंकि ये जेनजी सड़कों पर उतरे हुए हैं, एक चीज़ और भी सोचने की ये बात मुझे लगती है आगे चलकर हो जाएगी कि जेनजी के ये जो सड़क पर उतरने के बाद अब ओली को इस्तीफा देना पड़ा। बहुत सारे ऐसे मंत्री थे जिन्होंने इस्तीफा दिया, कई तो घर छोड़कर भागे, कईयों को जलाया गया। ऐसे में ये जो प्रदर्शनकारी, इनके हौसले अब काफ़ी बढ़ चले हैं। मान लीजिए आने वाली सरकार में अगर उनकी कोई ऐसी चीज़ होती है जो पूरी नहीं होती है, ऐसे में क्या होगा? उनके जो हौसले बुलंद है, क्या हम एक बार फिर से ऐसी तस्वीरें देखने को मिलेंगी, ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी? बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा सुचित्रा जी। आप बहुत सोच समझ के प्रश्न पूछ रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे मैंने कहा था कि इस तरह की सर स्थिति इस प्रश्न बांग्लादेश में पे हुई वापस जब आएंगे उनकी सर। बात इसी नहीं। बीच नेपाल हिंसा से जुड़ी एक बड़ी जानकारी, एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। नेपाल के पूर्व पीएम ओली को लेकर ये बड़ी खबर है। सेना ने ओली को अज्ञात जगह पर छुपा दिया है। आर्मी कैंटोनमेंट एरिया में ओली को रखा गया है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी नेपाल के हिंसा से जुड़ी हुई आ रही है। एक और प्रदर्शनकारी सड़क पर दोबारा उतरे हुए हैं। सेना लगातार उनको समझाने का प्रयास कर रही है, लेकिन इस बीच देखिए केपी शर्मा ओली, जिनको दबाव में आकर इस्तीफा देना पड़ा था, अब केपी शर्मा ओली से जुड़ी बड़ी खबर। कल हमने देखा था कि चॉपर के मदद से उनको अलग जगह पर ले जाया गया, लेकिन जानकारी आ रही है कि सूत्रों के हवाले से कि आर्मी कैंटोनमेंट में उनको, इस एरिया में उनको अज्ञात जगह पर उनको छुपाकर रखा गया है ताकि प्रदर्शनकारी वहां तक पहुंच ना सके और केपी शर्मा ओली को कोई नुकसान ना हो। हमने देखा किस तरीके से पूर्व प्रधानमंत्री के घर को जलाया गया, उनकी पत्नी को जलाया गया। तो ये तस्वीरें देखिए बयां करती है कि कहीं ना कहीं अभी भी लोगों में डर का माहौल है। जो नेता मंत्री उच्च पदों पर बैठे रहते हैं, उनके अंदर भी डर का माहौल ये देखने को मिल रहा है। सर उस सवाल पर वापस आएंगे कि ये जो तमाम चीजें हो रही हैं, ऐसे में प्रदर्शनकारियों के हौसले इस वक्त बढ़े हैं कि अब अगर कोई भी चीज़, आमतौर पर भी हम देखते हैं जब घर में कोई चीज़ हमारी कोई मांग पूरी नहीं होती तो हम हिंसा पे आ जाते हैं, खाना नहीं खाते या फिर कुछ ना कुछ ऐसे स्टेटमेंट देते हैं। पर अब तो इनके हौसले बहुत ज़्यादा बुलंद हो गए। इनके मन में तो ये है कि हमने तो मंत्रियों को जलाया है, दौड़ाया है, तो आगे अगर कुछ चीज़ पूरी नहीं होगी तो ये वापस से ऐसी तस्वीरें देखने को मिल सकती हैं। बिल्कुल, मैं वही कह रहा था कि ये देखने को मिला है बांग्लादेश के अंदर में। जब उन्होंने प्रदर्शन करके अपनी मांगे मनवाई, तो जब यूनुस के टाइम में भी इस तरह की स्थिति होती थी तो वहां पे इस तरह प्रदर्शन किए जाते थे, और यूनुस को उन्होंने अपने चंगुल में अपने फंसा के रखा हुआ था। तो उससे जो है ना, गवर्नमेंट को, जो भी आने वाली गवर्नमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन है, आर्मी है, उसको एक बात देखनी पड़ेगी, वो देखनी है पड़ेगी कि उनको जो है, एक होती है इंटरनल जो इंफॉर्मेशन होती है, जैसे आईबी होती है, या इस तरह से पता लगाने के लिए इंटेलिजेंस होती है, जिसको
खुफिया सूचना कि क्या माहौल चल रहा है, तो गवर्नमेंट को, किसी भी गवर्नमेंट को, और खास करके जो अभी गवर्नमेंट बनेगी उनको ये देखना पड़ेगा, और जनता की नब्ज उससे पहले निप इन द बड कि क्या इस तरह की भावनाएं हैं या क्या उसका कारण है, उसको देखना पड़ेगा। अगर इस तरह कोई होता है और उनकी नाजायज मांगों को वो मान करवाएं तो उसको सख्ती से निपटा जाना चाहिए। हम्म। और निपटने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आर्मी जब अगर उन्होंने संभाल लिया मोर्चा, तो जो है वो पूरी तरह से चाक चौबंद रह के अलर्ट रहना पड़ेगा। जो और किसी को किसी तरह की घटना का या किसी भी तरह का जो है छूट नहीं दे करके तो इसको हम्म। संभाला जा सकता है। और नहीं तो अगर बात बात पे इस तरह से आएंगे तो वो बिल्कुल भी नहीं जो माना जाएगा। और उसमें जो सबसे बड़ी बात यह आ जाती है कि बार बार के इसके लिए एक अभियान चलाना पड़ेगा सोशल मीडिया के ऊपर में या टीवी के ऊपर में, जिसके कि एक संदेश उनको देना पड़ेगा, दोनों तरफ से संदेश देना पड़ेगा कि हम्म। भाई आप ऐसा दोबारा नहीं कर सकते। और अभी अगर आप जो नई जो लीडरशिप है उसको सपोर्ट नहीं हम्म। करेंगे तो फिर वही पुराने लोग आकर के आपके ऊपर बैठ जाएंगे। तो इसलिए आप अभी नए लोगों को सपोर्ट करिए, और हम्म। आप जो अपने देश की समर्थन के लिए हम्म। इस तरह की कोई नाजायज मांग ना मांगे हम्म। या इस तरह से नहीं करें। लेकिन अगर एडमिनिस्ट्रेशन सख्त है और चौकन्ना है हम्म। तो ऐसा होने के चांसेस फिर नहीं रहेंगे। अगर जरा सी भी ढील दी गई और उनकी बातों को माना गया तो जैसा आपने कहा ऐसी स्थिति पैदा हो हम्म। सकती है, और हम्म। बात बात में वो इस तरह से बिल्कुल प्रदर्शन को उग्र करना होंगे और अपनी बात करने लगे। मनवाने की कोशिश करेंगे। सर, एक सोचने का यहाँ पर विषय ये भी बन जाता है कि जो यहाँ पर लोग मारे गए हैं, 24 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं, कुछ घायल भी हैं, ऐसे में उन परिवारों के बारे में सोचना बहुत ज़रूरी हो जाता है जिनके घर के ये छोटे छोटे बच्चे, जिनको जेनजी कहा जा रहा है, उनके बच्चे अब इस दुनिया में नहीं है। एक प्रदर्शन जिसने इन पूरे परिवार को भी तबाह कर दिया, इसके बारे में भी सर, क्योंकि ये प्रदर्शन आगे भी चलेगा, क्योंकि हिंसा पे अभी भी सड़क पर लोग उतरे हुए हैं और आर्मी की भी बात सुनने को तैयार नहीं है, और अगर गोलियां आगे चलती हैं तो फिर इससे भी बुरी स्थिति हमें देखने को मिलेगी। देखिए, जो सूचना आई थी या जो खबरें आ रही थी वो ऐसे थी कि ये कहा गया था कि जो मांग थी उनकी, हमने बैन को दोबारा मतलब बैन हटा लिया है। और सेकेंडली ये भी कहा गया था कि जो लोग मारे गए हैं, इंजर्ड हैं, जो मारने वाले हैं उनको मुआवजा मिलेगा, और जो इंजर्ड है उनका ट्रीटमेंट किया हम्म। जाएगा। हम्म। तो वो तो एक कोई भी गवर्नमेंट आएगी तो वो करेगी कि हाँ जो लोग घायल हुए हैं उनका ट्रीटमेंट किया जाए, और जो उसमें मारे गए हैं वो उनको कुछ मुआवजा वगैरह दिया जाए। तो इसकी संभावना में इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। अभी जो इकोनॉमिक हालात भी वहाँ के अच्छे नहीं है, और हम्म। कोई ऐसा जो है वो लोग भी नहीं है जिन्होंने इसको किया था। जब कोई गलती करता है जो गवर्नमेंट, तो वो जनता को शांत करने के लिए हम्म। इस तरह का ऑफर देती है कि जी हाँ ठीक है उनको मुआवजा देंगे। अब रही जो आप बात कह रहे हैं कि भी दोबारा भी ऐसा हो सकता है, तो हम्म। देखिए मुझे नहीं लगता कि दोबारा ऐसा होगा या इस तरह का हाई उसमें हुआ, क्योंकि पहले जो सब कुछ था ये वहाँ की गवर्नमेंट या होली गवर्नमेंट उनकी नब्ज को समझ नहीं पाई, और कोई उन्होंने इस तरह का कोई बंदोबस्त करके नहीं रखा। और जो पहले दिन प्रदर्शन हुआ उसके बाद भी वो अपनी कैबिनेट की मीटिंग करते रहे, उन्होंने जनता के सामने या स्टूडेंट के सामने आके कुछ नहीं किया। और वो कहते हैं टू लिटिल टू लेट, मतलब जो उन्होंने कहा जी हम ठीक है बैन हटा लेते हैं, हम्म। और वो भी बहुत देर से बताया। अब जो है क्योंकि गवर्नमेंट और सेना चुकन्नी है, और जैसे मैंने अभी कहा कि अभी सेना की प्राथमिकता रहेगी कि वहां पर लॉ एंड ऑर्डर को एस्टेब्लिश किया जाए, हम्म। अपने कॉलम बनाए जाएं। कॉलम का मतलब यह है कि हर गली मोहल्ले में वहाँ की पुलिस को भी समर्थन देना पड़ेगा, संरक्षण देना पड़ेगा पुलिस को वहाँ की। जो संरक्षण देने के बाद में इस प्रकार से, और सबसे बड़ी बात यह है, एक चीज जो सोचने वाली बात है, आपने भी देखा होगा कल जो है बहुत से जो प्रदर्शनकारी थे, जैन जी थे, उनके हाथ में हथियार थे, उनके हाथ में राइफल थी, हम्म। और कुछ वैसे भी AK-47 टाइप का भी था, वो पता नहीं कहाँ से लाए हैं। लेकिन जो कहा गया है कि उन्होंने पुलिस वालों के हथियार छीन लिए थे, हम्म। तो इस तरह के जो हथियार उनके पास में हैं या जो उन्होंने छीने हुए हैं जो उनके पास में, उनको भी चिन्हित करके उनको वापस लेना चाहिए उनसे। अभी ये मोब में तो सब लोग शेर बन जाते हैं, जब इनको इंडिविजुअली धरपकड़ होगी, हर एक के घर पे जाके पूछा जाएगा तो सब रास्ते पे आ जाएंगे। अभी जो जब लेकिन वो तो ये होता है कि जब कोई, अभी सब लोग जो है मोब में बड़े शेर बन जाते हैं, बिल्कुल। लेकिन जैसे इनको इंडिविजुअली डील किया जाएगा तो हम्म। ये सब ठीक हो जाएंगे। और अभी जैसे 26 लोगों को गिरफ्तार किया है, हम्म। गिरफ्तार करने के बाद में एक मैसेज जाएगा कि भाई अब गवर्नमेंट सख्त है और आप ऐसे ही नहीं कर सकते। हम्म। गोली मारने से तो भड़कता है, लेकिन अगर आप गिरफ्तार करते हैं तो वो तो लॉ एंड ऑर्डर को करने के लिए गवर्नमेंट को या सेना को तैयार रहना चाहिए कि अगर कोई नहीं मानता है तो उसको उठा उठा के अंदर बंद कर देना चाहिए। बंद कर दें। अभी आप गोली तो नहीं चला सकते हम्म। अपने देश के अंदर में, लेकिन मान लिया ये लोग हैं, बस में भरो, इनको उठा के लेके चले जाओ कहीं, जो है जेल में लगा दो इनको,
तो वो सब फिर एक मैसेज चला जाएगा कि भाई अब जो है फिर उनके माँ बाप को भी एक घबराहट होगी, जो उनके हितैषी हैं, जो उनके परिजन है, वो सोचेंगे कि अभी जो है वहां जाने से बच्चों को उनको अंदर कर रहे हैं, तो वो वहां पे समझाना शुरू कर देंगे। तो बिल्कुल अब तो बिल्कुल। इनको यही है कि इनको समझाने से नहीं मानते तो अंदर बंद करो, और बंद करके वहां पे रखो कुछ दिन। हालांकि वो ठीक है। चाहे उनका डिटेंशन ही है, उनके ऊपर कोई प्रताड़ना नहीं है, लेकिन डिटेंशन तो करना ही पड़ेगा। जब कोई कहीं भी हो, देखिए आप किसी भी जगह पर जब इस तरह के धरने प्रदर्शन होते हैं हम्म। और कोई नहीं मानता तो उसको बंद करना पड़ता है, उनको बिल्कुल जो बिल्कुल। गिरफ्तार सर, करना पड़ता ये है तो स्थिति गिरफ्तार। तो इस बीच देखिए चिंताजनक बनी हुई है, लेकिन अगर हम इंडिया की बात कर रहे हैं, क्योंकि भारत के साथ नेपाल का एक बहुत लंबा बॉर्डर जो है वो शेयर होता है, बिहार और यूपी में भी इसको लेकर अलर्ट कर दिया गया है और जो एजेंसियां, सुरक्षा एजेंसियां लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। और सर, ये जो यूपी और बिहार में अलर्ट किया गया, इसको हम किस तरीके से देखें कि क्या सिर्फ एहतियातन किया गया, या फिर कहीं ना कहीं ये चीज़ भी निकल कर, जिस तरीके से हम सोशल मीडिया पर पोस्ट की बात कर रहे थे, क्या ये भी कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियों का आशंका है कि ये जो प्रदर्शन की आग है और इसको कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से, क्योंकि भारत में भी बहुत देश विरोधी गतिविधियां होती रहती हैं, तो इसको यहाँ तक भी पहुंचाने का प्रयास होगा, इस लिहाज से किया गया है, या इसके और क्या कारण हो सकते हैं? नहीं, बहुत अच्छा बात आप कह रहे हैं। ये देखिए, इसके दो तीन कारण है। कारण ये है कि जैसे मैंने कहा कि कोई भी अभी वहां से आएगा, उपद्रवी आ सकता है, टेररिस्ट भी आ सकता है कोई। जैसे मैं पहले भी ऐसे इंस्टेंस हुए हैं, जो पाकिस्तानी टेररिस्ट हैं वो नेपाल के बॉर्डर से दरिया आए। दूसरा, एक पॉलिसी गवर्नमेंट ने बना दी है कि मैं भी देख रहा था जो टीवी में भी, कि जो बॉर्डर है वहां पे ना तो कोई इधर से नेपाल जा सकता है, ना नेपाल से इधर आ सकता है। एक नेपाली आना चाहता था, वो कह रहा था कि हमारी जो किसी रिश्तेदार नजदीकी जो है वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में एडमिट है, वहां पे जाना चाहते हैं। इसी प्रकार से यहाँ से भी कोई जाना चाहता था नेपाली उधर में, तो वो गवर्नमेंट ने बिल्कुल एकदम बैन कर दिया है। ये बिल्कुल अच्छी नीति है कि अभी बॉर्डर जैसे भी इस तरह की स्थिति होती है तो बॉर्डर सील तो करना बहुत जरूरी है। तो उसके जब अफरा तफरी होती है तो ऐसे में अराजक तत्व जो है उसका फायदा उठा करके किसी भी स्थिति को, तो इसलिए ये बहुत ही सराहनीय कदम है। हालांकि हमारा बॉर्डर उनके साथ में पोरस है, मतलब हर जगह कहीं कोई ऐसे तार कांटे या कुछ नहीं लगे हैं। करीब मेरे ख्याल से 1500 किलोमीटर का बॉर्डर है, लेकिन कोई ऐसा आना जाना भी लगा रहता था। कई बार कोई पासपोर्ट की या वीजा की आवश्यकता भी नहीं थी। तो ये, लेकिन जो भी मेन आने जाने वाले रास्ते हैं, एक एक आदमी आया जो उसने कहा कि जी आप को पता नहीं था कि बॉर्डर बंद हो गए हैं, कि जी मुझे ये पता था कि आप पैदल जा सकते हैं, गाड़ी से नहीं जा सकते, लेकिन अब गवर्नमेंट इतनी सख्त हो गई है तो गाड़ी के से भी या पैदल बिल्कुल भी सर, जब किसी को पड़ोसी भी देश आना। सुलगता है तो कहीं ना कहीं इसकी आग जो है हमारे देश तक भी ना पहुंचे, इसको लेकर एहतियातन कदम उठाना बहुत जरूरी है। जो कि बंसल सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए और चर्चा में इतने विस्तार से सभी मुद्दों को समझाने के लिए। तो देखिए, लगातार नेपाल में इस वक्त भी हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही, प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे हुए हैं, आर्मी लगातार समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर ये हिंसा दोबारा भड़कती है तो और भी ज्यादा ये चिंता का विषय बन जाएगा। अब देखने की बात होगी कि आखिर नेपाल में अंतरिम सरकार कब तक बनाई जाती है। तमाम अपडेट्स के लिए आप न्यूज़ इंडिया के साथ बने रहिए। नमस्कार।